आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी की शुरुआत करते हैं। हम अक्सर अंडरवर्ल्ड की कहानियों को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी या थ्रिलर की तरह देखते हैं, राइट? लेकिन आज हम मुंबई के इतिहास की इस कहानी को एक बिल्कुल नए कॉर्पोरेट नजरिए से देखने वाले हैं। आज हम मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक बहुत बड़े नाम करीम लाला के उदय और पतन का विश्लेषण करेंगे, लेकिन हम इसे एक ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल और लीडरशिप के चश्मे से डिकोड करेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसे इंसान ने जिसके पास कोई भी औपचारिक सत्ता या फॉर्मल पावर नहीं थी, उसने इतना विशाल साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया? चलिए इस अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट को एक एग्जीक्यूटिव केस स्टडी के रूप में समझते हैं और इसकी गहराई में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से अपना रोड मैप देख लेते हैं। हम इस पूरी जर्नी को बिल्कुल एक कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल की तरह मैप करेंगे। शुरुआत कैसे हुई, मार्केट डोमिनेंस कैसे हासिल किया गया, बिना किसी पावर की लीडरशिप कैसे कायम की गई, फिर उस एम्पायर का पतन कैसे हुआ, और सबसे जरूरी बात, आज के मॉडर्न लीडर्स के लिए इसमें क्या सबक छुपे हैं। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, सर्वाइवल से सिंडिकेट तक का सफर। देखिए, कोई भी बड़ा संगठन अचानक से शून्य से शुरू नहीं हो जाता। उसकी जड़ें हमेशा उस समय की परिस्थितियों और जरूरतों में होती हैं। अब्दुल करीम शेर खान, जिन्हें दुनिया बाद में करीम लाला के नाम से जानने लगी, वो बेहतर जिंदगी की तलाश में अफगानिस्तान से मुंबई आए थे। अब उनके पास कोई मास्टर प्लान या बड़ी फंडिंग नहीं थी। उनकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही बुनियादी मानवीय जरूरत से, सर्वाइवल। एक ऐसा कठोर माहौल जहां कोई नियम नहीं थे, संसाधनों की भारी कमी थी और गरीबी चरम पर थी। इसी कड़े संघर्ष ने उन्हें एक अलग ही रास्ते पर धकेल दिया और यहीं से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उनके कदम पड़े। और इसी सर्वाइवल की जद्दोजहद से जन्म हुआ पठान गैंग का। अब हम अक्सर गैंग शब्द सुनते ही एक आपराधिक समूह की कल्पना करने लगते हैं, लेकिन अगर हम इसे बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये असल में क्या था? ये एक बेहद आक्रामक, स्क्रैपी सा स्टार्टअप था। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से हाई रिस्क टॉलरेंस यानी बड़े खतरे उठाने की क्षमता और टीम के अंदर की सख्त वफादारी पर टिका था। इनका सीधा सा उद्देश्य था मुंबई के उस अनियंत्रित ब्लैक मार्केट में मौजूद मौकों का फायदा उठाना, जहां कोई स्पष्ट नियम कानून काम नहीं करते थे। अब सवाल आता है, इन्होंने मार्केट में एंट्री कैसे की? चलिए इस स्टार्टअप का संगठन और मार्केट एंट्री रणनीति देखते हैं। कोई भी नया संगठन मार्केट में कैसे घुसता है और अपना शुरुआती कैपिटल कैसे जुटाता है, ये समझना बहुत क्रूशियल है। इन्होंने शुरुआत की छोटे स्तर के ऑपरेशन से, जैसे स्मगलिंग और गैर कानूनी जुआ। इससे उन्हें कैश फ्लो मिला। इसके बाद इन्होंने अपना दायरा बढ़ाया और एक तरह की वित्तीय सेवाएं देना शुरू किया। उन लोगों को भारी ब्याज पर पैसे उधार दिए गए जो अनबैंक्ड थे, यानी जिनकी पहुंच बैंकों तक नहीं थी। और फिर आया तीसरा और सबसे अहम कदम, डर का इस्तेमाल करके स्थानीय इलाकों में अपनी मोनोपोली यानी एकाधिकार स्थापित करना। ये छोटे स्तर से शुरू होकर हाई मार्जिन सेक्टर्स में विस्तार करने का एक बिल्कुल क्लासिक बिजनेस मॉडल था। अब हम पहुंचते हैं उस दौर में जब ये संगठन अपने शिखर पर था, 1960 और 70 के दशक की वो मशहूर ओलिगोपोली। आप जानते हैं, जब एक संगठन बहुत बड़ा रूप ले लेता है तो विनाशकारी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए मार्केट कंसोलिडेशन जरूरी हो जाता है। 60 और 70 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में 3 बड़े नाम उभरे, करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार। इन्हें द ट्रिनिटी कहा जाता था। लीडरशिप के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं थे, इन्होंने असल में एक ओलिगोपोली बना ली थी। आपस में लड़कर नुकसान करवाने के बजाय इन्होंने पूरी मार्केट को आपस में बांट लिया ताकि सबका मुनाफा मैक्सिमाइज हो सके। करीम लाला ने प्रोटेक्शन रैकेट संभाला, हाजी मस्तान ने बड़े पैमाने पर स्मगलिंग को कंट्रोल किया और वरदराजन ने स्थानीय सिंडिकेट्स पर अपनी पकड़ मजबूत की। ये एक बेहद सोची समझी रणनीतिक पार्टनरशिप थी। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इनका एम्पायर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं था। एक बेहद स्मार्ट बिजनेस की तरह इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया और एक शानदार नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी अपनाई। कॉर्पोरेट जगत में प्रभावशाली बिजनेसमैन के साथ कनेक्शन बनाए, पॉलिटिकल लेवल पर बड़े नेताओं के साथ रिश्ते जोड़े ताकि सिस्टम के अंदर प्रभाव बना रहे। और तो और एंटरटेनमेंट यानी फिल्म इंडस्ट्री में भी एंट्री की, फिल्में फाइनेंस करना और उनके आपसी विवाद सुलझाना। इस कमाल की नेटवर्किंग ने उनके संगठन को समाज के हर उस वर्ग में स्थापित कर दिया जो पूरी तरह से लीगल और सफेद पोश माना जाता था। खैर, अब आते हैं इस केस स्टडी के सबसे दिलचस्प पहलू पर, अनौपचारिक अधिकार का ढांचा या इन्फ्लुएंस विदाउट फॉर्मल पावर। जरा सोचिए, बिना किसी सीईओ के टाइटल के, बिना किसी लीगल अथॉरिटी के, कोई इंसान इतना बड़ा और मजबूत प्रभाव कैसे बनाए रख सकता है? इसका जवाब इस अथॉरिटी लूप में छिपा है। पहला स्टेप, पूरी मार्केट में अपना डोमिनेंस बनाना और एक डर पैदा करना। लेकिन कोई भी साम्राज्य सिर्फ डर पर नहीं चल सकता, है ना?
इसलिए दूसरा स्टेप था उसी डर के समाधान के रूप में प्रोटेक्शन बेचना, एक ऐसी सर्विस जो एकाधिकार बन गई। और तीसरा, जो असल में एक मास्टर स्ट्रोक था, एक अनौपचारिक जज की तरह काम करना। जब सरकारी सिस्टम काम नहीं करता था या धीमा होता था तो लोग अपने नागरिक और व्यावसायिक विवाद सुलझाने सीधे करीम लाला के पास जाते थे। यानी डर और उपयोगिता के बीच एक बिल्कुल परफेक्ट संतुलन। और यही वजह थी कि ये मशहूर वाक्य उनके बारे में कहा जाता है, लोग उससे डरते थे फिर भी उसका गहरा सम्मान करते थे। लीडरशिप का इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है? इस अनरेगुलेटेड मार्केट में टिके रहने के लिए केवल खौफ काफी नहीं था, इसके लिए एक ऐसा फंक्शनल सिस्टम देना पड़ता था जिस पर लोग भरोसा कर सकें। इसी भरोसे और खौफ के कॉम्बिनेशन ने उन्हें वो मुकाम दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कॉर्पोरेट दुनिया में कोई भी पीक हमेशा के लिए नहीं रहता। अब बात करते हैं डिसरप्शन की, द इनोवेटर्स डिलेमा। जब कोई संगठन अपने सबसे ऊंचे शिखर पर होता है तो अक्सर वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल या असुरक्षित भी होता है। इस टाइमलाइन को देखिए, 60 और 70 के दशक में इन तीनों की मोनोपोली चरम पर थी, सब कुछ सेट था। लेकिन फिर 1980 के दशक में मार्केट में एक नया प्लेयर आता है, दाऊद इब्राहिम। ये अंडरवर्ल्ड के मार्केट में एक बहुत बड़ा और भयानक डिसरप्टिव इनोवेशन था। मार्केट बहुत तेजी से बदलने लगी और दशकों से चली आ रही मोनोपोली भरभरा कर गिरने लगी। 2002 आते आते करीम लाला के निधन के साथ ही पुराने गार्ड्स के उस पूरे युग का पूरी तरह से अंत हो गया। अगर हम इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ था करीम लाला का पुराना युग, जिसका मैनेजमेंट स्टाइल बहुत ही पारंपरिक था, जो बूढ़ा हो रहा था और जो अभी भी अपने पुराने खौफ और स्थानीय प्रोटेक्शन रैकेट पर टिका हुआ था। और दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम का नया सिंडिकेट, जो एकदम मॉडर्न था, कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो बहुत अजाइल था और बेहद आक्रामक व डिसरप्टिव था। एक पुरानी धीमी हो चुकी लेगेसी कंपनी को एक नए क्रूर और तेज कॉम्पिटिटर ने पूरी तरह से आउटप्ले कर दिया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ नया कंपटीशन ही उनकी हार का कारण नहीं था। बाहर से पुलिस का दबाव लगातार बढ़ रहा था। तो एक तरफ प्रशासन का एक्सटर्नल रेगुलेटरी प्रेशर और दूसरी तरफ इंटरनल मार्केट में नए चुस्त अपराधियों का डिसरप्शन। इन दोनों ने मिलकर उस बुनियादी डर को ही उखाड़ फेंका जिस पर वो पुराना साम्राज्य खड़ा था। कॉर्पोरेट दुनिया में किसी भी बड़े अंपायर के कोलैप्स का ये एकदम क्लासिक नुस्खा है। अब हम इस एनालिसिस के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, कोर लेसन्स। हम इससे क्या सीख सकते हैं? इस पूरी कहानी से मॉडर्न मैनेजमेंट के लिए 3 बहुत बड़े टेकअवेज निकलते हैं। पहला, अनौपचारिक अधिकार। असली पावर किसी फॉर्मल ऑर्ग चार्ट या डेजिग्नेशन की मोहताज नहीं होती। ये तब पैदा होती है जब आप लोगों के लिए एक यूटिलिटी बनते हैं और अपना एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं। दूसरा, रणनीतिक गठबंधन। ट्रिनिटी की तरह सही समय पर सही अलायंस बनाकर मार्केट्स को बांटना किसी भी सिस्टम में गजब की स्टेबिलिटी ला सकता है। और तीसरा, सबसे बड़ा सबक, डिसरप्शन का खतरा। आप चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो, अगर आप आत्मसंतुष्ट हो गए और नए आक्रामक प्रतिस्पर्धियों के सामने खुद को मॉडर्नाइज नहीं कर पाए तो आपका पतन निश्चित है, और वो भी बहुत तेजी से होगा। हमने देखा कि कैसे दशकों तक राज करने वाला एक मजबूत ढांचा नए दौर के बदलावों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो जाते जाते मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के समय में जब कोई ऐसा रूथलेस और मॉडर्न डिसरप्शन सामने आता है, तो क्या आज की लीडरशिप खुद को ढालने के लिए तैयार है? क्या समय रहते बदलाव किया जा सकता है, या फिर पुराने युग की तरह हम भी बस इतिहास बनकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर लीडर को गहराई से सोचना चाहिए। इस केस स्टडी एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।